आप कम से कम यही सोच लेते कि मैं आपकी ईशू नहीं हूँ, पर आपके जान से प्यारे चाचू की प्रिंसेस तो हूँ ना। आपने नफरत करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ जिसका दिल दुखता है। कसम से आपके अल्फाज मेरी रूह में छेद करते हैं। शादी के बाद एक दिन भी मुझे आप में पहले वाला सुपरमैन नज़र नहीं आया। मुझे भूले भटके से भी याद नहीं पड़ता कि आपने मुझसे कभी नरमी से बात की हो। वो आज उसके सख्त लहजे पर तल्ख हुई। तुम सही कह रही हो, मैंने तुम पर जुल्म करते वक्त ये नहीं देखा कि तुम भी इंसान हो और तुम्हारा भी दिल है। और सच बताऊं, बाबा और खाला अम्मी और आगा जान की बेतबारी के बाद मैं इतना तल्ख हो गया कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि तुम मेरी इशू हो। ये तक भूल गया कि मैंने खुद तुम्हें मोहब्बत की आबियारी से परवान चढ़ाया। फिर तुम कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। जिस दिन तुम्हें बुखार था फुरकान के घर जाने के बाद, उस रोज़ मैंने क्वेश्चन करवाया और तुम्हारी राइटिंग देखी। वो रात मेरे जहन के पर्दों में घूमी थी। मैंने उस रात वाली और तुम्हारी राइटिंग का मवाजना किया। उस रात मैंने सोच लिया था कि वाकई मैं तुम्हारा सुपरमैन बनने के काबिल नहीं था। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने अपनी नफ़रत के दिनों में भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सच बताऊं तो उस रात के बाद मैं अपने अंदर तुम्हारा सुपरमैन ही तलाश कर रहा हूं अब तक, जो मुझे अब तक नहीं मिला। तुम खुद सोचो, तुम्हारी ज़ात को बखेरने के बाद मैं तुम्हारा सुपरमैन बन सकता हूँ क्या? हरगिज़ नहीं। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा और ना मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा सुपरमैन वापस लौटाऊँ। मैं तुम्हारी ज़ात को समेटने की कोशिश करूँगा। और आज की बात पर जो तुम खफा हो ना, तुम्हारा खफा होना बनता है। तुम्हारी शिकायत भी बजा है। वो उसे गहरे सांस लेते हाथों से उसका चेहरा साफ करते बोला, मुझे आपसे शिकायत नहीं है। वो अब की बार नज़रें झुकाए बोली। वो शौक हो गई थी कि उसे सच का पता भी है, फिर वो उससे सर्द रवैया क्यों रखता है, क्यों उसे अजियत देता है। अब भी वो अपनी अना में गुम है। उसे गुस्सा आया था कि वो उसके बेकसूर होने के बाद भी उससे तल्ख रवैया रखता है। क्यों? उसकी ज़ात इतनी बेमोल हो गई थी, या वो अभी भी मनाल को पसंद करता है? फिर तुम्हारा चेहरा खफा खफा क्यों है? उसका अंदाज जतलाता हुआ हरगिज़ नहीं था, सुलाजू अपनायत भरा था। मैं खफा नहीं हूँ और ना शिकायत है किसी से मुझे। आपसे तो मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं। मैं समझती हूँ ये एहसासात वहाँ होते हैं जहाँ मोहब्बत और रिश्तों में अहमियत हो आपकी, उनकी ज़रूरतों का एहसास बाकी हो। हमारे रिश्ते में ऐसा कोई इस्तेहकाक है और ना मान, तो फिर मैं खुशफहमी का शिकार क्यों हूँ? वैसे सच कहूँ, अब मुझे रवैये और लहजे तकलीफ़ नहीं देते। पहले मैं सोचती थी कि अच्छा इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। जब से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ ना, समझ आ गई है ऐसा नहीं है इशनाल। उसकी बात सुनकर वो पहली बार घबराया, हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखा। तुमने गलत सोचा है। मानता हूँ तुम्हारे साथ मान और इस्तेहकाक का रिश्ता नहीं कायम हुआ, पर यूं तो हो सकता है ना, मैं तुम्हारे साथ चाह का ख्वाहिशमंद हूँ। आज मैं पूरी अमानतदारी से इतराफ़ करता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी हमराही में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। तुम बहुत पाकीज़ा हो। तुम्हारा किरदार हीरे से भी शफ़ाफ़ है। तुम्हारे पाक किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। तुम्हारा ये अंदाज़, तुम्हारे लहजे का ठहराव मुझे पल पल तुम्हारे करीब करता है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम मेरी रग रग में बस चुकी हो। तुम आहिस्ता आहिस्ता पॉइज़न की तरह मुझ पर असर कर रही हो। वो उसके झुके सर को देख रहा था, जो उसने हल्के से उठाया तो हया के रंगों का बसेरा था उस पर। वो आसमानी रंग के सूट में गज़ब की मर्दानगी समेटते हुए था। उसके कुशादा चेहरे के तासुरात नर्म से थे, ऊपर से उसकी गुफ्तगू नर्म। वो पिघल रही थी, पर वो पिघलना चाहती नहीं थी। अच्छा छोड़ो, नींद आ रही है तो जाओ सो जाओ। वो उसके नींद से भरी आंखों को देखता नरमी से बोला था, पर मुझे अपने रूम में जाकर सोना है। वो उसे तख्ता पाकर कंफ्यूज हुई। ओके कोई बात नहीं, जाओ अपने रूम में सो जाओ, शब्बा खैर। वो उसका हाथ पकड़ गया। और तुम्हारे पेपर्स तक वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तुमने यहीं पर हर पल मेरे सामने रहना। ये सोच और समझ लो और जहन नशीं कर लो, वो भारी गंभीर लहजे में कहता बोला था। उसकी मायनी खेज बातों से वो कांपी, जबकि इशनाल को उम्मीद नहीं थी कि उसे फ़िलहाल वो इजाज़त दे देगा। वो बेयकीन सी होती उठ खड़ी हुई। पेपर्स के बाद का तो पता नहीं कब आना है, अभी तो कल पहला पेपर था। उसने सोचा कि वो इतने दिनों तक भूल जाएगा, लेकिन वो ये मुहावरा भूल चुकी थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत हसरत थी मुझे तुम्हें यहाँ देखने की मिस्टर इरफान दुरानी। इरफान दुरानी जेल की बोसीदा हॉल, जंग लगा लोहे के सलाख को पकड़े नीचे बैठा था। उसकी गंभीर आवाज़ सुनता वो उठ खड़ा हुआ था।
जो वकालत के लिबास में लैपटॉप उठाए, अपनी डार्क ब्राउन आंखें उस पर गाढ़े मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्सियत नजर आ रहा था। उसका शहर इरफान दुरानी को भी बौखला कर रख गया था। वो उसे पूरे 4 साल बाद अपने रूबरू देखकर सही मायनों में घबराया था। पिछले 4 साल से मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए तरस रहा था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई। रोशनाल बग जो आज थाने में आया था, इरफान दुरानी हवालातों में बंद था। वो उसे देखने के लिए आया था कि वो खबीस इंसान किस हालत में है, जिसकी वजह से उसने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। तुम। वो हैरत के मारे फटी निगाहों से उस शानदार शख्स को देखने लगा। उसे लगा कि वो तो वकालत की जॉब से रिज़ाइन कर चुका है। उसने उसके खिलाफ इतना मोर्चा तैयार किया था, उसे तो लगा था कि वो मैदान छोड़कर भाग चुका है। मुस्तकिल। जी। मैं। क्यों यकीन नहीं आ रहा मिस्टर इरफान दुर्रानी आपको? तुम्हें क्या लगा कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी वजह से माजी में मुझे एडवोकेट की जॉब से रिज़ाइन करने पर प्रेशराइज किया जाता था? तुमने मुझे आसान हदफ समझ लिया था। पता है, शेर जब हमला करता है तो कदम पीछे को हटाता है, फिर एक ही जश्न में पूरा जोर लगाकर अपने शिकार पर हमला करता है, तब वो बाजी जीतता है। मेरा ये शेर नौजवान भाई पिछले 3 साल से शिकार को टैकल करने के तरीके सोच रहा था, आखिरकार हाथ आ ही गया था। अब की बार पीछे आते हसनाल ने बुलंद आवाज में कहा। ऐश ग्रे सूट में वो शख्स मिलता जुलता था, दोनों की शख्सियत एक जैसी थी। इरफान दुरानी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। वो उठा था, लेकिन वो चेहरा उसने कभी देखा नहीं था। पहचान कैसे पाता कि हसनाल तो गंदे कपड़े पहन कर रखता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो तेल लगा जेली ड्राइवर और कहाँ ये सूटेड बूटेड शख्स। माँ बहन बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती इरफान दुरानी के उन्हें रात के अंधेरे में यूं बंगलों में पामाल किया जा सके। अब की बार हसनाल की आंखें लहू रंग हुई थीं। उस बच्ची का चेहरा उसे भूल नहीं पा रहा था। कौम को तबाह करने वाला फिरौन होता है और कौम को बचाने वाला मूसा भी आता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इरफान दुरानी को शूट कर डाले। पता है, हिसाब वो सिर्फ लफ्ज़ों से काम चला रहा था। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी ये आंखें, ये सब जाना पहचाना लग रहा है मुझे। वो अनजानी सी कैफियत में उसे पहचानने की कोशिश करते बोला। मिस्टर इरफान दुरानी, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। उम्मीद है आप में बदलाव नजर आएगा। रोशनाल कहता चल दिया। एक बात जहन खोल कर सुन लो, 2 टके के एडवोकेट, ये पुलिस मेरे मातहत काम करती है। तुम्हारे जजेस सारे मेरे कदमों में है। इस बात की फिक्र छोड़ो, इस बात को सोच लो कि तुम्हारी ये आरामदेह ज़िंदगी कुछ दिनों की मेहमान है। मैं इन सलाखों से बाहर निकलूं या ना निकलूं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, अजाब बना दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी मैं तुम पर। वो जाता देख कर उसकी पुश्त देख चिल्लाया था। साहब, हम आपके लिए कुरान खानी करवा रहा हो। मैनू पता तुसी बहुत ही परेशान हो, इसलिए तुसादा दिमाग घूम गया है। उसको गुस्से से लाल पीला होता देख हसनाल ने गुलाबी पंजाबी का खात्मा किया। गद्दार इंसान, तुम्हें तो मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। इरफान दुरानी गुस्से से लाल पीला हुआ। पहले तुसा खुद ते निकलो, फिर खड्डा खोद के मैनू दब देना साहब जी। आप खुद तो पहले निकलें, फिर मुझे गड्ढा खोद कर दफनाना। वो बाय बाय करता अलविदाई मुस्कुराहट लिए निकला, पर यह नहीं जानता था कि उसकी खुशी का दौरानिया बहुत कम अरसे पर मुहित रह गया था। हसनाल आज बहुत खुश था, तवक्को के मुताबिक जल्दी घर आ गया था। आगा जान के कमरे में आया और उनको सोता देख आराम से डोर लॉक करता बाहर निकला और अपने रूम में आ गया। वो अपने रूम में एंटर हुआ और बेड पर बैठा। वो नमाज पढ़ रही थी। एक लम्हे को तो मबहूत सा उसे देखने लगा। खामखा के ड्रामे हैं, लेकिन फिर नज़रें झटक ली थीं। वो फ्रेश होने चल दिया। तकरीबन 20 मिनट बाद वापस आया तो वो टेबल पर खाना रख रही थी। ये खाना खा लो। उसे पता था वो बात नहीं करेगा, फिर भी जलील होने के लिए उसे बुलाया था। नहीं खाना मुझे, ले जाएं आप। कितनी दफ़ा कहा है आपको कि खुद तक रहा करें, जानबूझकर बहाने से बुलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर तवज्जो और इल्तफ़ात पाना ही चाहती हैं तो बता दें कि आप मेरे कुर्ब के लिए मर क्यों रही हैं। अगर आप चाहती हैं तो कुछ पल कुर्बत के खैरात कर देता हूँ आपको। क्या याद रखेंगी? वो आज फिर से आप कह रहा था, लहजाए यार में। जबकि उसकी बात सुनकर मनाल का चेहरा तारीफ हुआ। तो क्या वो इतनी घटिया लड़की समझता था उसे? क्या वो उसकी नज़रों से इतनी गिर गई थी? और आज उसकी और ज़्यादा अजनबियत, उसका आप कहना, वो उसके रवैये से फीकी पड़ी थी। वो मेरा मतलब वो नहीं था। वो तुम्हें खाना देना था ना। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए बस। वो ना चाहते हुए भी अपने किरदार की सफाई देने लगी। जाकर सोफे पर लेट गई। आज वो घर था तो वो सोफे पर सो गई। उसे लगा कि अगर वो बेड पर गई तो फिर तजलील करेगा वो उसकी। जबकि वो खामोशी से खाना खाने लगा। उसकी तरफ देख जो सोफे पर लेटी थी।
ये दूरियां रखकर क्या साबित करना चाहती हैं कि बहुत पाकबाज हैं आप? वो बेड पर लेटता फिर जहरखान रवैये से उसे उलझा गया था। वो रोज़ अपने दिल के टुकड़े जोड़ती और फिर वो बुरी तरह बखेर देता। वो खाना खाकर बर्तन नीचे खुद रख कर आया था। वापस आया तो खामोश कमरे में उसकी सिसकी की आवाज़ उभरी। मनाल तो अपनी ज़ात की कम मायगी पर रो रही थी। क्या साबित करना चाहती हो? बहुत मजलूम हो? वो उसके पास बैठकर धाड़ा, जबकि मनाल कंफर्टर से मुंह निकाल कर सहम गई। उसको अपने पास देखकर खौफ से पीली पड़ी। वो पूरे 1 महीने बाद उसको अपने करीब आता देख रही थी। वो उसको अपने पास बैठता देख सहम गई थी। आंखों से आंसू बेमोल होकर गिर रहे थे। उसको अपने पास बैठता देख वो उठने की कोशिश करने लगी। हसनाल, हटो प्लीज़। वो बेबसी से उसे हटाने लगी जो उसके पास ही बैठ गया था। बकवास बंद करो, मैं अभी मर नहीं रहा। बस मुझे मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए। उसमें कोई हेर फेर हुई तो मनाल बीबी फिर ये भूल जाना कि हसनाल बक कभी तुम्हारा शोहर था। वो ठंडे और सादा अल्फाज में कह रहा था, लेकिन लहजा उसका आग से ज़्यादा तपिश लिए हुए था। कौन से सवालात? उसका ये रूप देख कर मनाल की रूह फना हो रही थी। वो उस पर झुककर जैसे आज सारे हिसाब लेने के चक्रों में था। मनाल को लगा कि वो सच में छूट नहीं देगा आज। किस बिना पर तुम्हें अशनाल से इतनी नफरत हुई कि तुमने सबकी नज़रों में उसकी इज्जत छीन ली? वो बोला नहीं, धाड़ा था। क्या मतलब? मनाल ने थूक निकलते खुश्क होंठों पर जुबान फेरी थी। वो जो अनजान रवैये से पूछ रही थी, जब उसके फौलादी हाथ का पड़ता थप्पड़ उसके हवास झुंझुना कर रख गया। वो चेहरे पर हाथ रखे साकित से उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। बताओ, ऐसा क्या था जो तुमने सबकी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी? वो ऊंचा होता धाड़ा। मनाल को उस जैसे नर्म शख्स से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं उससे मैं उससे नफरत करती थी बहुत, इसलिए। लेकिन जब अम्मी ने उसे मारा और वो बिलक बिलक कर रोई तो मुझे बहुत ज़्यादा नदामत हुई। वो उसे डर कर सफाई देने लगी। उसे लगा उसका मूड नॉर्मल हो जाएगा, पर यह सिर्फ और सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। वो अभी उसके थप्पड़ की जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और तुम्हारी एक नदामत से उसके दामन पर लगे गए कीचड़ साफ हो जाते, धुल जाते। वो मुझे माफ़ कर देगी, बाबा और माँ से राज़ी हो जाएगी, आगा जान को माफ़ कर देगी। और क्यों किया तुमने ऐसा? नफ़रत की वजह क्या थी? उस मासूम ने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? इस बात का जवाब चाहिए मुझे अब भी। वो सोफे पर गुस्से से हाथ मारते बोला था। वो हर वक्त रोशनाल के पीछे आगे घूमती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी नफ़रत की वजह रोशनाल की, इशनाल की केयरिंग थी जो वो सिर्फ इशनाल के लिए रखते थे। मेरी जलन की इंतहा थी। मैं तो बस रोशनाल से मोहब्बत करती थी। वो रूंधे एहसासात से बोलने लगी क्योंकि उसका गुस्सा सबको मात दे रहा था। वो शर्मिंदगी से इकरारे जुर्म करते अपना बचाव करने के लिए सच बोल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तल्ख हकीकत उसकी ज़िंदगी को और अजाब बना देगी। वो तो उसे दोस्त ही समझ रही थी। वो नहीं जानती थी कि एक दोस्त जब शोहर बन जाए तो फिर वो दोस्त नहीं रहता, शोहर ही रहता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उम्र में कितना छोटा या बड़ा है बीवी से। ये बात तो वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि एक दोस्त शोहर तो बन जाता है, पर एक शोहर कभी दोस्त नहीं बनता। और वो ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। और ये कि उसकी बीवी उसके अपने ही भाई से इजहार मोहब्बत कर रही थी, वो भी उसी के सामने। जबकि हसनाल तो सुन रह गया था। हकारत और तहकीर से उसकी आंखें लाल हुई। 4 महीने बाद उसकी बीवी रोशनाल से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। बीवी से भाई की मोहब्बत का इजहार सुनकर उसके जिस्म में शोले और चिंगारियां फूटने लगी। उसका दिल किया खुद को आग लगा ले। मनाल का इकरार मोहब्बत सुन उसे जान से प्यारे भाई से वक्ती जलन का जज्बा दिल में पैदा हुआ। क्या बकवास की है तुमने? वो गज़ो गज़ब से भरपूर लहजे में दहाड़ा था। यानी इशनाल तो शुरू से उसकी थी, लेकिन मनाल क्या अब भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी? वो जैसे मरने मारने पर तुल गया था। वो शोहर होकर आज तीसरी दफ़ा ऐसे गुस्से हो रहा था। वो दोस्त तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। उसके सर्द लहजे में छुपी फुंकार उसको तार तार कर गई। वो उसका जवाब दिए बगैर धक्का मार कर उठी। मनोल! हसनाल ने हरकत में आते ही उठकर झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से जहरखंद लहजे में चीखा। वो अपनी सभी चेहरे पर आते आंसू पोंछने लगी। मंगनी रोशनाल हाकिम बख्त से, हसद अशनाल हाकिम बख्त से, शादी हसनाल हाकिम बख्त से। अब शादी के 4 महीने बाद शोहर के सामने मोहब्बत का दावा करते शर्म ना आई तुम्हें? मनाल हाकिम बख्त, इतनी चालाकियां और साजिशों की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? उसकी कलाई पकड़कर वो भड़क ही तो उठा था। हसनाल, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो दरख्वास्त
लहजे में लिए बोली थी। बहुत आसान समझ रखा है ना ये छोड़ने छुड़ाने वाला काम तुमने। हसनाल ने अब की बार गुस्से में कहा और उसके हाथ को झटका दिया। उसके जारिहत भरे झटके के नतीजे में वो बेड पर जा गिरी थी। उसके हवास झुनझुना उठे थे। वो औंधे मुंह बेड पे जा गिरी। बहुत मजलूम बनती हो। याद करो, सबके साथ तुम इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक कर चुकी हो, हम सबके साथ। और अब मैं जो करूँगा ना, मैं हक बजानिब रहूँगा। अब मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ तुम कर चुकी हो ना हमारे साथ, इससे ज़्यादा की मुस्तहिक हो तुम। उसके लहजे में इतनी सख्ती देख मनाल रोने लगी। मेरे सामने तस्वे मत बहाओ, ये सख्त जहर लग रहे हैं मुझे ये। मैं हरगिज़ नहीं पिघलने वाला इनसे। वो लाख जब्त करना चाहती थी पर उसकी आंखें भीग गई थी। वो उन आंसुओं को किसी भी तरह रोक नहीं सकती थी। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हसनाल, तुम्हें हक हासिल है, जिस तरह का भी सलूक कर लो, जो सज़ा मुझे दो मुझे कबूल है। मैं हरफ़े शिकायत मुंह पे नहीं लाऊंगी, वो रोते हुए बोली, जबकि हसनाल ने चौंक कर उसे देखा और फिर जैसे देखता ही रह गया था। वो बिल्कुल नए रूप में रंगी हुई थी। उसकी निगाहें बात करने के बाद बिल्कुल झुक गई थी। खामोश आंखें, खामोश लब, सर पर स्याह शॉल लपेटे, ना गिला ना शिकवा। वो ऐसी कब थी? कभी भी नहीं थी ऐसी वो। बस आंखों में आंसू थे उसकी। नज़रें झुकाकर बात करना तो उसकी ज़ात का हिस्सा था ही नहीं। वो रोब झाड़ती, आंखें झुकाती ही नज़र आती थी। वो हमेशा रोब झाड़ती थी, मगर अब आंखें झुकाई नज़र आई थी उसकी। वो बिल्कुल बदली हुई थी। लेकिन फिर उसका इकरार मोहब्बत सोच वो सर झटक गया। बकौल उसके वो उसे मुतासिर करने के लिए ये सब कर रही थी। ढोंग था ये सब। फिर तो मुझे हर तरह का हक हासिल है, जो कहूँगा करोगी। वो ऐसे ही खड़ा था, लहजा साफ था। जो कहोगे कसम उठा के कहती हूँ करूँगी। वो बिना सोचे समझे बोल गई। ये नहीं सोचा कि आज अपनी मोहब्बत का इजहार किया था वो कैसे बर्दाश्त कर रहा था, वो ये नहीं जान पा रही थी। ठीक है, जाकर कॉफ़ी बना कर लाओ 5 मिनट में, वो बिना रियायत दिए बोला। वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर चली गई। ये भी नहीं कहा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं कैसे बनाऊं। जबकि उसके जाने के बाद हसनाल बेड पर उठकर बैठ गया। 5 तो नहीं, अलबत्ता 20-25 मिनट बाद वो इजाज़त लेती अंदर आई और कप साइड टेबल पर रख कर निकलने लगी। क्या मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए? उसको 2 कदम भरते देख वो करख्तगी से बोला, वापस आओ 1 सेकंड में। जबकि वो कोई भी जवाब दिए बगैर वापस आई। कोई काम था? वो बमुश्किल भर्राए हुए लहजे में बोली। पूरे 25 मिनट लेट आई हो, अब बताओ क्या सज़ा दूँ? वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ा, सॉरी। क्या सॉरी? इधर आओ। और 1 कप कॉफ़ी का क्यों बना कर लाई हो? अपने लिए क्यों नहीं लाई? मैं कॉफ़ी नहीं पीती, इसलिए नहीं बनाया। उसने वजाहत दी। पर आज तुम्हें पीना पड़ेगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही गोल्डन प्लान बनाया है ना मैंने। वो कहते उसके करीब हुआ कि क्या मतलब? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो परेशान हुई। नींद से भरपूर आंखें अब पूरी खुल गई थी। तुमने कहा था जो कहूँगा तुम वो करोगी। अब मैं जो कहूँ तुम वही करोगी। आज सही वक्त है मनाल बक, अपनी अदाओं के तीर मुझ पर चला लो, जैसे बड़े भाई पर चलाती थी मेरे। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं तो फिर हक रखता हूँ ना तुम पर। वैसे आज तुम्हारे हुस्न को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है। ये कहकर उसकी आंखों में जहरीले तासुरात दुराए। उसके लहजे और आंखों में जूम आईनी सी तपिश थी। मनाल शर्म और गुस्से, बेबसी के तासुरात में खुद को घिरा महसूस कर रही थी। हसनाल की तरफ से इज्जत नफ्स पर रखा ऐसा थप्पड़ पड़ा था कि वो ऐसी बातें करके उसकी रूह के साथ साथ उसके ना सिर्फ वजूद बल्कि रूह पर भी चोटें लगा रहा था। और फिर वो तो अपने गुस्से को निकाल कर सो गया। उसे नए रिश्ते से रूशनास करवा के वो सो चुका था। वो सितमगर खुद तो पुरसकून सा सोया था। वो आज हसनाल से वाकिफ हुई थी, जो बिल्कुल भी ठंडे मिजाज का नहीं था। सतही सोच रखने वाला मुंतकिम मिजाज शोहर था। आज उसके रूह पर आबले बन गए थे। रग रग में हश्र बरपा था। वो लम्हा लम्हा तड़प रही थी, जल रही थी। वो उसके बाजुओं के हल्के से उठी। उसे ना उस पर गुस्सा आ रहा था और ना ही कोई और महसूसात थे। उसने दुपट्टा सेट किया और लेट गई थी। वो हकदार था, फिर वो कैसे उसके हक से दस्तबरदार होती? उसके राज़ी होने के बाद ही वो उसके करीब आया था। लेकिन उसे दुख था कि वो उसको बहुत बदकिरदार लड़की समझ रहा था। उसके बाद वो अपनी बेकदरी पर, उसके रवैये पर आंसू बहाती रही। वो उसके रवैये से, अपने किए गए जुर्मों और ज़्यादतियों पर रो रही थी, जिसके बदले में उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सबके तल्ख रवैये सहने पड़ रहे थे। ज़्यादती करते वक्त उसने कब सोचा था कि उस पर भी इतने बुरे हालात आएंगे? सोच लेती अगर तो ऐसा कभी ना करती। मकाफाते अमल का जब थप्पड़ लगता है ना, बड़ी भारी तरीके से, बड़ी करारी आवाज़ के साथ लगता है। उसे भी लगा था, लेकिन ज़रा देर से।
और इतनी ज़ोर से लगा था कि वो भूल नहीं सक रही थी। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। अभी तो इब्तदा थी, इंतहा का सोचते वो कांप उठी थी।